हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जितेन सर में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग JIB अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मॉड्यूल बी के यूनिट 6 को देख रहे थे और अब उसमें हम लोग आगे देखते हैं। ये जो अकाउंटिंग है दोस्तों, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, तो इसमें देखते हैं। द history of accounting indicates the evolutionary pattern which reflects the changing socio-economic condition and the enlarged purpose to which accounting is applied. In the present context, there are 4 phases in the evaluation of accounting that are distinguishable. अब जो प्रेजेंटली है, ये जो हमारा अकाउंटिंग है दोस्तों, ये कई फेज़ से होके गुजरा है। अब ये कौन कौन से फेज़ हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इसमें होता है एक स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। ये होता है दोस्तों, इन द अर्लियर टाइम इन हिस्ट्री वेल्दी पीपल एम्प्लॉयड स्टीवर्ड टू मैनेज देयर प्रॉपर्टी। कि पहले के समय में दोस्तों, जो बहुत ही संपन्न आदमी थे, बड़े लोग थे, वो लोग अपने यहाँ कुछ लोगों को रखते थे, वो प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, उसका लेखा जोखा रखने के लिए, उससे जो रेवेन्यू अर्निंग हो रही थी उसको मैनेज करने के लिए। तो इसी को दोस्तों स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेट्स फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस and the advent of the joint stock companies form a business which enable the public to participate by providing capital in return shares in the asset and profit of the company। वही दोस्तों कि उसके बाद क्या हुआ, जब वो स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग के बाद क्या हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनियां बनाया जाने लग गई। वो जो हैं लोगों को शेयर बेचती थी और उनसे कैपिटल गेन करती थी, जिससे कि उनकी कंपनी चलती थी दोस्तों। फिर उसके लिए कंपनी एक्ट वगैरह बनाए गए, रूल रेगुलेशन बनाए गए, जिसके आधार पर उनकी कंपनी को एक स्टेबल रूल्स के तहत ऑपरेट किया जाता था। ब्रीफली स्पीकिंग, द इनकम स्टेटमेंट is the statement of profit and loss made during the year of the report। अब उसको मैनेज करने के लिए क्या होता था दोस्तों, उसमें साल भर का लेखा जोखा रहता था, उसमें कैसा प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, उसकी बैलेंस शीट क्या है, इन सबको करने के लिए भी अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती थी, जिसे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट कहते थे दोस्तों। और जो उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट था, जैसे डिस्क्लोजर का मिनिमम इंफॉर्मेशन होता था जो शेयर होल्डर्स को भी देने थे, ये सारी चीज़ों के लिए जो अकाउंटिंग की जाती थी उसी को हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। उसके बाद आया दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में है द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड प्रेजेंटेड अ चैलेंज टू द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग एज ए टूल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। Costing technique saw development as guide to manage action. The increasing awareness on the part of entrepreneur and industrial managers for using scientific principle of the management। कुल मिला के दोस्तों, इनका यहाँ ये कहना है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें जो भी चीज़ें हो रही थी वो कॉस्ट से रिलेटेड हो जाती थी, उसका कुछ न कुछ प्राइस होता था और उसी से जो है उसका अकाउंटिंग किया जाता था, तो उसी को कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं दोस्तों। अब देखें आगे, कॉस्ट अकाउंटिंग कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग प्रिंसिपल। देखें कॉस्टिंग प्रिंसिपल कि किस आधार पे उसका हम लोग प्राइस लगाएंगे, कॉस्टिंग करेंगे किसी भी चीज़ का। मेथड एंड टेक्निक फॉर असर्टेनिंग द कॉस्ट, मतलब ऐसा मेथड और टेक्निक जिससे कि उसका कॉस्ट का पता चले
हम सर्टेन हो जाएं कि उस चीज़ का कितना कॉस्ट होगा, विथ अ व्यू टू कंट्रोलिंग देम। भाई कंट्रोल करने के लिए जिस भी चीज़ को हम लोग यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उसका कुछ न कुछ कॉस्ट होगा, मनी के रूप में उसका क्या वैल्यू है। एंड असेसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड इफ़िशियंसी ऑफ द एंटरप्राइज, और उसी के आधार पे, उसके कॉस्टिंग के आधार पे ही हम इंडस्ट्री का या कंपनी का या एंटरप्राइज का इफ़िशियंसी या उसका स्ट्रेंथ देखते थे दोस्तों। तो इसी को कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। उसके आगे आता है दोस्तों मैनेजमेंट अकाउंटिंग। द एडवेंट ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। द practice of using accounting information as a direct aid to management. It is phenomena of the 12th century, particularly of the last 30-40 years. The genesis of the modern management, with its emphasis on detailed information for decision making, provide a tremendous impetus to the development of the management accounting. Management accounting is concerned with the preparation and presentation of accounting and controlling information. तो ठीक है दोस्तों, देखें इधर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है और जो उसका अकाउंटिंग जो है उसको किस ढंग से मैनेज किया जा रहा है, तो उसको ही हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। इन ए फॉर्म दैट असिस्ट मैनेजमेंट इन द फार्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज इन अ डिसीजन मेकिंग ऑन द वेरियस मैटर्स connected with the routine or the non-routine operation of the business enterprise। वही है दोस्तों कि जो रूटीन वर्क हैं और नॉन रूटीन वर्क हैं, इन सबको किस ढंग से मैनेज किया जा रहा है किसी भी इंटरप्राइज का, उसको कैसे चलाया जा रहा है, इन सबको करने के लिए एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है दोस्तों, और उसी को हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। It is through the technique of management accounting that the managers are supplied with information that they need for achieving objective for which are accountable। ठीक है दोस्तों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग has thus shifted the focus of accounting from recording and analyzing financial transactions to using information for decision affecting the future। तो इनका कहने का मतलब दोस्तों ये है, अभी तक जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग था वो क्या था, किस ढंग से अकाउंटिंग किया जाए, किस ढंग से उसका एनालिसिस किया जाए, इन सब चीज़ों पे निर्भर कर रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे जब समय बीतने लगा तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है दोस्तों, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसका किस ढंग से यूज़ किया जाए, उससे किस ढंग से हम लोग डिसीजन मेकिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, इसी को अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा जाने लगा दोस्तों। उसके आगे है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ए न्यू फेस। ठीक है दोस्तों, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ए न्यू फेस इन द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड ओ इट्स बर्थ टू इंक्रीजिंग सोशल अवेयरनेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सोशल अवेयरनेस किस ढंग से है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप भी एक सोशल आदमी हैं, ह्यूमन बीइंग हैं। तो आपके अगल बगल क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, आपके स्टेट में क्या हो रहा है, आपके कंट्री में क्या हो रहा है, फिर उसके बाद वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसका एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और जब आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन रहेगा तो आप उसको उस ढंग से डील करेंगे और इफ़ेक्टिव चेंजेज आएंगे आपके बिजनेस में। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। आगे है दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। बैक इन 1964 द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंक्लूड फिगर ऑन ह्यूमन कैपिटल, ये नया है दोस्तों, इन द बैलेंस शीट वाज मेड
Hermansen, that later come to known as human resource accounting. अब बैलेंस शीट में पहले उसको हरमेंसन के नाम से मेंशन किया जाता है दोस्तों, लेकिन अब वो बदल क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटिंग हो गया। ठीक है दोस्तों। हाउएवर देयर हैज़ बीन ए ग्रेट सोशियो इकोनॉमिक शिफ्ट इन द 1990 विद द इमरजेंस ऑफ नॉलेज इकोनॉमिक distinctive shift toward the recognition of human and intellectual capital in contrast to the physical capital. Human resource accounting is a branch of accounting. देखिए दोस्तों, यहाँ ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज a branch of accounting that seek to report and emphasize the importance of human resources. ठीक है, human resources in a company. The earning process of total asset. It is a process of identifying and measuring data about human resources and communicating. क्या है ये? It is the process of identifying and measuring data about the human resources and communicating this information to insert parties. ठीक है दोस्तों, ये आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होगा। फिर आता है दोस्तों इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड प्रॉफिट इन द लाइट ऑफ चेंजेज इन द प्राइस लेवल। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, पहले क्या किसी भी इसका असेट का क्या प्रॉफिट हो रहा था, क्या उसका प्राइस था, जब उसमें चेंज होने लगता है दोस्तों उसको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होता है। कैसे चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, क्या परसेंटेज से चेंज हो रहा है, इसी को इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कहते हैं दोस्तों। इन अ वे इट इज़ कंसर्न विद द ओवरकमिंग ऑफ इन्फ्लेशन दैट अराइज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ कॉस्ट अजम्पशन एंड द अजम्पशन ऑफ द स्टेबल मॉनेटरी यूनिट। इट दस एम एट करेक्टिंग द distortion in the reported result caused by price level change. Generally, rising price during inflation have the distorting inflation of overstating the profit. Various approaches have been suggested to deal with the problem. ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जिसमें आपने देखा कि अकाउंटिंग किस ढंग से आगे बढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग देखते थे, उसके बाद आ गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद आ गया दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, फिर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, उसके बाद आता है दोस्तों इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसका ओरिजिन कैसे हुआ और क्यों हुआ दोस्तों, तो हम लोग इसको देखते हैं। अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग आर एज ओल्ड एल्ड मनी। मतलब जितना आपका पुराना मनी है दोस्तों उतना ही पुराना ये अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग है। द ग्रीक, रोमन्स, इजिप्टियन एंड बेबीलोनियंस हैड वेल डेवलप्ड रिकॉर्ड। ये जो पुराने लोग ग्रीक और रोमन्स, इजिप्टियन एंड बेबीलोनियन थे, उनके पास इसका एक अच्छा रिकॉर्ड है, to maintain good system record keeping and control. In the 19th and 14th century there was a tremendous development of commerce in Italy. ठीक है दोस्तों, where the modern system of bookkeeping took birth in 1994. जहाँ की जो नए तरीके से नए अकाउंटिंग मॉडल का वेनिस में इसका इंट्रोडक्शन हुआ। वहाँ जो इटालियन मंक पब्लिश्ड हिज बुक कॉल्ड सुम्मा। ठीक है, जो इटालियन एक मंक थे उन्होंने एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम था सुम्मा, दैट कंटेन अ सेक्शन ऑन द डबल एंट्री बुक कीपिंग। जो डबल एंट्री बुक कीपिंग कहाँ से चालू हुआ? इटली से दोस्तों। In the
later part the 15th century, there was an increase in use of patience, partially work on accounting because of increased trade and necessary merchants to record transaction। तो सबसे पहले इटली में हुआ दोस्तों, वहाँ के एक मंक थे, उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ किया था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेड बढ़ने लगे तो धीरे धीरे सभी जगह ये होने लगा दोस्तों। लेटर इन द 16th and 17th century देयर वेयर अटेम्प्ट इन इंग्लैंड एंड हॉलैंड टू डिज़ाइन ए रूल। उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड और हॉलैंड में रूल डिज़ाइन किया गया डबल एंट्री सिस्टम का दोस्तों। उसके बाद धीरे धीरे सभी जगह ये चालू हो गया। और इन इंडिया आल्सो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग वेयर प्रैक्टिस्ड इन साइंटिफिक फॉर्म 20th century एगो ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ किंग चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के समय में इंडिया में चालू हो गया था दोस्तों। कौटिल्य जो उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था कौटिल्य, वन ऑफ हिज मिनिस्टर रोड बुक, वही अर्थशास्त्र को लिखा था कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक बुक लिखा था इसी के ऊपर। इन इंडिया द ओल्ड मेथड ऑफ अकाउंटिंग कॉल्ड नामा मेथड, इंडिया में नामा मेथड का बोला जाता था। इट स्टिल इन यूज, और आज भी यूज में होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड महाजनी, मारवाड़ी एंड देसी मेथड। ठीक है दोस्तों, ये रहा इंडिया में किस ढंग से अकाउंटिंग प्रिंसिपल की शुरुआत हुई। तो अब आके देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पता है, अभी तक हमने किस ढंग से उसको देखा। तो किसी भी कंट्री को ग्रोथ के लिए एक सिमिलर अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि पूरे कंट्री में एक जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, जिससे कि दूसरे लोग या जिनको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट या शेयर होल्डर्स, उनको इजीली आपके बिजनेस के बारे में, आपके एंटिटी के बारे में समझ में आ जाए। तो इसके लिए दोस्तों कुछ सेटअप रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि किसी ने हर कंट्री को फॉलो करना पड़ता है। उसमें से दोस्तों एक होता है यूएस गैप, एक रूल है यूएस गैप, और एक होता है दोस्तों इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम का। तो या तो आप उसको मानिए या तो अपना कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद का बना के यूज़ कीजिए, लेकिन आपके कंट्री में वो सभी के लिए सेम होना चाहिए। तो इंडिया में इसके लिए दोस्तों देखें क्या है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट इन इंडिया, मतलब ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइजिंग द नीड टू हार्मोनाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस कंस्टिट्यूट एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इन्होंने क्या किया, ICAI ने देखा कि धीरे धीरे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बहुत सख्त आवश्यकता है, तो इन्होंने क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया। कब बनाया, 21 अप्रैल 1977 को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया। द मेन फंक्शन ऑफ ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज टू फार्मूलेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इनका मेन काम क्या था कि कुछ फार्मूलेट किया जाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, जिसे सभी लोग फॉलो करें, सो दैट द काउंसिल ऑफ ICAI में मैंडेट सच स्टैंडर्ड। इसीलिए ICAI वो जो है कुछ रूल्स और रेगुलेशन को लाई। अब किस ढंग से नए नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया जाता है, फार्मूलेट किया जाता है, उसको देखते हैं दोस्तों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड शैल डिटरमाइन द बोर्ड ब्रॉड एरिया इन विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नीड टू बी फार्मूलेटेड। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है दोस्तों, ये एरिया को आइडेंटिफाई करता है कि जिसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाना है, जिसको सभी मानेंगे, तो वो एरिया आइडेंटिफाई करता है। दूसरे में दोस्तों, इन द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द ASB विल बी असाइंड असिस्टेड बाय
स्टडी ग्रुप, एक स्टडी ग्रुप होता है जो कि पहले हर जगह से स्टडी करता है कि जो भी एरिया हम लोग पिकअप कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए वो क्या है, उसमें किस ढंग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया जाएगा, वो एक ब्रॉड स्टडी लेके आता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को असिस्ट करता है दोस्तों। उसके बाद होता है बेस्ड ऑन द एबव एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड स्टैंडर्ड, मतलब फिर एक ड्राफ्ट बनाया जाता है और फिर उसको जो उसके मेंबर्स हैं, एएसबी के मेंबर्स हैं, उनको दिया जाता है, वो उस पर स्टडी करते हैं। उसके बाद आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कमेंट, तो उसके बाद वो लोग अपना कमेंट देते हैं, अगर उसमें कुछ चेंज वगैरह करना है तो चेंज करेंगे दोस्तों। अदरवाइज यह ड्राफ्ट विल फाइनलाइज्ड बाय द एएसबी, एक जगह इकट्ठे होकर मीटिंग करते हैं, उसके बाद वो ड्राफ्ट को फाइनलाइज करते हैं और ICAI में उसको सबमिट कर देते हैं दोस्तों। फिर द काउंसिल ऑफ ICAI विल कंसीडर द फाइनल ड्राफ्ट एंड इफ़ फाउंड नेसेसरी, फाइनल ड्राफ्ट फिर बनाया जाता है और फिर ज़रूरी होता है तो उसमें थोड़ा चेंज भी किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, और कैसे, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड से कंसल्ट करके द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विल देन बी इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब सारा मॉडिफिकेशन हो जाता है और एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार हो जाता है और वो दोस्तों ICAI के अथॉरिटी के अंदर उसको नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया जाता है दोस्तों। अब मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इफ़ नॉट फॉलोड, और जो हमारे मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए अगर नहीं फॉलो किए जाते हैं तो क्या होता है, वो उन ऑडिटर को जो कि मेंबर हैं ICAI के, जो ऑडिट करने के लिए ही क्वालिफाइड हैं, अगर वो लोग इस ढंग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको एक जो है कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 134 ऑफ 5 ऑफ कंपनी एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी क्रिएट की जाती है, भैया आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, और उनसे पूछा जाता है कि बताइए ऐसा करने का आपका कारण क्या है, आपको डेविएशन करने का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से डेविएशन होने का कारण बताइए, रीज़न बताइए, और इसका आपके जो कंपनी है, आपकी एंटिटी है, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, कितना किस ढंग से ये आपके कंपनी को इफेक्ट कर रहा है, ये सब आप बताइए। और अगर वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता तो उसको जो ऑडिटर है उसके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कुछ आता नहीं दोस्तों, बस केवल एक दिमाग में रखें कि सबसे पहले हमारा जो अकाउंटिंग था वो स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग के रूप में आगे बढ़ा था, जिसमें हम लोग जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े प्रॉपर्टी जिसके पास थी, तो वो मैनेज करने के लिए अपने यहाँ कुछ मुंशी टाइप के लोग या जो उसको मैनेज करते थे उसको रखते थे और उसी को स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग कहते थे दोस्तों। उसके बाद आया फाइनेंशियल अकाउंट। इसमें क्या होता है दोस्तों कि बड़ी बड़ी कंपनी बनाई जाने लग गई, अब उसको मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़े, बैलेंस शीट बनाई जाने लगी, इन सब को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेके आया गया दोस्तों। उसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ है उसका अकाउंटिंग मनी में किया जाने लगा दोस्तों, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो किसी चीज़ का कॉस्ट हो, तो कॉस्ट के ऊपर सबको मैनेज किया जाने लगा और इसी को कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुछ नहीं है दोस्तों, जो भी हमारे अभी तक के ये थे उसमें उसको कंपनी चलाने के लिए, एंटिटी चलाने के लिए किस ढंग से मैनेज किया जा रहा था, उसमें चाहे मनी मैनेजमेंट हो, चाहे मैन पावर मैनेजमेंट हो, इन सबको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वही है दोस्तों कि आपको
जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ साथ आपके अगल बगल क्या हो रहा है उसका भी नॉलेज रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं आपके बिजनेस पे। और इसको अकाउंटिंग के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आया था दोस्तों। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग सेम वही है दोस्तों। इसमें धीरे धीरे हमारे बैलेंस शीट में ह्यूमन रिसोर्स के भी उस पर क्या खर्च हो रहा है, उसको किस ढंग से बदला जाए, उनकी ट्रेनिंग, इन सब की अकाउंटिंग के लिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का यूज किया गया दोस्तों। उसके बाद इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ये वही है दोस्तों। आज के प्राइस और फ्यूचर के प्राइस में जो इन्फ्लेशन होता है उसको अकाउंट करने के लिए इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का यूज किया जाने लगा दोस्तों। उसके बाद आता है ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अलग अलग देशों में दोस्तों अलग अलग ढंग से अकाउंटिंग किया जाता था, लेकिन इटली, सबसे पहले इटली में डबल एंट्री सिस्टम का यूज हुआ दोस्तों। उसके बाद इंग्लैंड और हॉलैंड में डबल एंट्री सिस्टम आया, और इंडिया में अकाउंटेंसी 20वीं सेंचुरी में आया था दोस्तों, जब किंग चंद्रगुप्ता के पास एक बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री थे जिसका नाम कौटिल्य था। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक बुक भी लिखी थी दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं इनका प्रोसीजर क्या है, किस ढंग से इसका फार्मूलेशन किया जाता है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले इंडिया में होता है ICAI। इन्होंने देखा कि इंडिया में जिस ढंग से बिजनेस चल रहे हैं इसमें इसकी अकाउंटिंग के लिए कुछ न कुछ पॉलिसी होनी चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए, जिससे सब लोग उसको फॉलो कर सकें। तो उन्होंने क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया, जो कि 21 अप्रैल 1977 में बनाया गया। उसके बाद ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को किस ढंग से बनाया जाए, उसमें क्या क्या चीज़ें रखी जाए, या पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या मॉडिफिकेशन किया जाए, ये सारा काम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का होता है दोस्तों। तो सबसे पहले एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एरिया को आइडेंटिफाई करता है कि किस एरिया को लेके हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है। एरिया से मीनिंग है दोस्तों जैसे डेप्रीशिएशन हो गया। उसके बाद फंड इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो गया। किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को लेते हैं और उस पर उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं दोस्तों। इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के बाद एक स्टडी ग्रुप होता है जो हर चीज़ की स्टडी करता है और अपना उसका जो स्टडी पेपर्स है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के पास पुटअप करता है दोस्तों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड उसको अपने मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो लोग उसका स्टडी करते हैं। उसके बाद एक जगह इकट्ठा होकर उसका उसका ड्राफ्ट तैयार करते हैं और उसको किस ढंग से कुछ अगर चेंजिंग है तो करते हैं दोस्तों। इसके बाद वो ड्राफ्ट जो है ICAI के पास पुटअप किया जाता है। ICAI उसको स्टडी करता है और अगर ज़रूरत होता है तो ASB से कंसल्टेशन करके उसको मॉडिफाई करता है और लास्टली होता है फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाता है दोस्तों, और उससे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया जाता है दोस्तों। अब अगर कोई भी ऑडिटर है दोस्तों और वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उसको नहीं फॉलो करता तो उससे को नोटिस देके ये पूछा जाता है कि भाई आपने डेविएशन क्यों कर रहे हैं, इसके रीज़न बताइए और इससे आपके अकाउंटिंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है या पड़ रहा है ये भी बताइए। तो अगर वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते तो उनके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है दोस्तों जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करती है। ये भी जानते रहिए नेशनल एडवाइजरी कमेटी किसके लिए काम करती है दोस्तों, गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करती है। ठीक है दोस्तों, ये रहा कुछ चीज़ें। अब आते हैं हम लोग इस टॉपिक के मेन चीज़ पे दोस्तों, जिसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कंपलसरी हैं दोस्तों। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आते हैं, वो 0.5 नंबर के हो सकते हैं या 1 नंबर के हो सकते हैं दोस्तों, और ये आना ही आना है। और इसलिए हम तो ये बोलेंगे इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा फोकस इसी टेबल पे किया जाए दोस्तों, तो आपका ये सब चैप्टर समझ लो सही हो जाएगा JIB के लिए। और 2-4 बार देखेंगे तो आराम से
याद हो जाता है। इसमें क्या पूछते हैं दोस्तों कि AS1 किस ढंग में क्या क्या है, AS6 में किस चीज़ की ये अकाउंटिंग की जाती है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 किस डेट को कमेंस हुआ। ये सारे क्वेश्चन के टाइप्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है दोस्तों, देखें ये 1 से 29 तक दिया गया, वैसे तो 40-41 तक हैं, लेकिन JIB के कोर्स में दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 तक दिया गया है। और इसमें दोस्तों एक बार हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं, उसके बाद मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप बीच बीच के कुछ चीज़ें आप रट डालें। जैसे एक AS6 किसके लिए है, डिप्रेशिएशन के लिए है, कब आया था, 1955 में आया था। अब इसके ऊपर के और नीचे का लॉजिकली आप अपने ब्रेन में बैठा लीजिए दोस्तों। अब और मैं श्योर हूँ अगर आप 2-4 बार इसको करोगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत सारा चीज़ मेमोराइज हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में गलतियाँ नहीं करेंगे दोस्तों। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में क्या है दोस्तों, डिस्क्लोज़र, जो आपने कौन से अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, किस ढंग से आपकी अकाउंटिंग होगी, उसका डिस्क्लोज़र होता है दोस्तों। उसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जिसमें वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, आपके पास जो इन्वेंट्री है दोस्तों उसका वैल्यूएशन आप कैसे करते हैं, किस ढंग से उसकी अकाउंटिंग करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि आपके पास जो कैश इनफ्लो है आउटफ्लो है उसका किस ढंग से आप लेखा जोखा रख रहे हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है कंटीजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, जैसे आपने कोई बैलेंस शीट बना दिया दोस्तों, उसके बाद उसमें कुछ कंटीजेंसीज आ जाती हैं, उसमें चेंज करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 आया दोस्तों। अब देखें ये 91 में आया था और उसके बाद देखें 99, अब जो इसके जैसे 95 में आया दोस्तों, तो ये उसके बाद जो आएंगे वो रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है, देखो सब रिवाइज लिया है, तो 2 से लेकर 7 तक रिवाइज किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो उसका डेट बदल गया। अब उसके बाद आया नेट प्रॉफिट एंड लॉस, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कि यही पूछेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 रिलेटेड है किससे, नेट प्रॉफिट एंड लॉस से, या कुछ मैच के लिए भी दे देता है दोस्तों। एक तरफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा रहता है, एक तरफ उसका एक्सप्लेनेशन लिखा रहेगा, आपको मैच कराना रहता है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में डिप्रेशिएशन है, 7 में है दोस्तों कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में है अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 9 में है दोस्तों रेवेन्यू रिकॉग्निशन, 10 में है फिक्स एसेट। अब जैसे 10 फिक्स्ड एसेट याद कर लो, 10 फिक्स्ड एसेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में है द इफेक्ट ऑफ चेंजेज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब 12 से देखें, देखो 12 से लेके इधर तक 15 तक, अब इसमें गवर्नमेंट ग्रांट, इन्वेस्टमेंट, अमलगमेशन एंड अकाउंटिंग ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सारे 94-95 में आए। ठीक है दोस्तों, तो याद हो सकता है, ऐसा नहीं कि इंटरनेट पे कुछ लोग इसको एक स्टोरी के टाइप में थोड़ा सा मेमोराइज करा देते हैं, वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में बारोइंग कास्ट, 17 में सेगमेंट रिपोर्टिंग होता है दोस्तों, जैसे किसी भी बिजनेस में अलग अलग सेगमेंट होता है, तो किस ढंग का सेगमेंट आपने बांटा है, उससे क्या अर्निंग हो रही, उसको सेगमेंट रिपोर्टिंग करते हैं। उसके बाद आता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, वो जो आपने अलग अलग सेगमेंट बनाए उनका किस ढंग से क्या क्या है उसका डिस्क्लोज करना। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में है दोस्तों लीज, 20 में अर्निंग पर शेयर, और उसके बाद 21 में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, इस ढंग से है दोस्तों सारा, आपको एक बार इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद 26 में है दोस्तों, देखो इंटेंजिबल एसेट इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 26, 29 पूछ लिया जाता है दोस्तों, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट टू जॉइंट वेंचर। 27 है दोस्तों इम्पेयरमेंट ऑफ असेट, 28 में है प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटी, ये सब 29 में। अब देखें प्रोविजंस किस में होगा, लास्ट में 29 में। ठीक है, तो डिस्क्लोजर किस में होगा, सबसे पहले कोई भी चीज़ शुरू करे उसका डिस्क्लोजर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा और 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, वीडियो देखने पड़ेंगे। पहला डिस्क्लोजर, वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंटीजेंट लाइबिलिटी, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन, ये अच्छा तो इजली आसान से याद हो जाता है, अंगुली पे सोच। डिस्क्लोजर, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री,
कैश फ्लो, कंटीजेंसी एंड नेट प्रॉफिट एंड लॉस, और 6 होता है डिप्रिसिएशन। ठीक है दोस्तों, ये इतना याद कर ले। उसके बाद 10 आपको याद हो ही जाएगा, अकाउंटिंग ऑफ फिक्स एसेट। अब उसके बाद आप आ जाएं दोस्तों 12, 13, 14, 15। ये 12 होता है गवर्नमेंट ग्रांट, 13 है इन्वेस्टमेंट, और 14 अमलगमेशन है दोस्तों। फिर आता है रिटायरमेंट बेनिफिट। अब इसके आगे जाएंगे, जब रिटायरमेंट बेनिफिट के बाद आप देखें दोस्तों बारोइंग कास्ट, रिटायरमेंट हो गया, आदमी का अर्निंग कम हो गया तो कहीं कहीं से कुछ उधार लेगा। तो कहाँ से उधार लेगा, वो है सेगमेंट रिपोर्टिंग। आप किस किस से उधार लिए दोस्तों, उस अलग अलग सेगमेंट से ले, अलग अलग रिश्तेदारों से लिए, वो सेगमेंट रिपोर्टिंग हो गया। अब रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, जिससे आपने लिया है उसका डिस्क्लोजर करना। तो इस ढंग से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है किस कंट्री में किस ढंग से इसको फॉलो किया जाता है दोस्तों। तो नॉर्मली जो फेमस है दोस्तों, एक तो है यूएस गैप, जो कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ यूएसए के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये जितने यूएस में है दोस्तों कंट्रीज़, वहाँ पे इसको फॉलो किया जाता है दोस्तों। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ यूएस गैप और द अकाउंटिंग रूल्स यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर publicly traded company and many private company in the United States। ठीक है दोस्तों, तो यूनाइटेड स्टेट के कंपनी में ये रूल्स फॉलो किए जाते हैं दोस्तों। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट्स अंडर द डिफरेंट सेट ऑफ assumptions, प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रेंट्स आर डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, इसके लिए इनके पास गवर्नमेंट अथॉरिटी स्टैंडर्ड बोर्ड होता है दोस्तों, और वो लोग इसको फार्मूलेट करते हैं दोस्तों। फिर आता है बेसिक ऑब्जेक्टिव। तो यूएस गैप का भी पूछ सकता है। आपको पता है यूएस गैप क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी, यूएस में यूज होता है दोस्तों। यही बस पूछा जा सकता है, तो इसको आप दिमाग में रखे रहिए। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुड बी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू प्रेजेंट टू पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स एंड अदर यूजर्स। ठीक है दोस्तों, हेल्पफुल टू प्रेजेंट पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स एंड अदर यूजर्स about the economic resource that claims those resources and changes in them। अब इन सब के साथ देखते जाते हैं दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एक होता है। द सेक वाज क्रिएटेड बिकॉज द ग्रेट डिप्रेशन, जब वहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर रहा था दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो सेक का इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन वो इसको देख रहा था। उसके बाद दोस्तों इन्होंने फिर बनाया AICPA, और लास्ट में इसका नाम हो गया फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब ये जो AICPA था, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट, ये जो है अपने यहाँ जो ICAI है उसी की तरह काम करता है दोस्तों। ठीक है, ये करता है ऑडिट एंड अकाउंटिंग गाइडलाइंस तैयार करता है, स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन तैयार करता है, प्रैक्टिस बुलेटिन ये भी पब्लिश करता है दोस्तों। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, फिर उससे एक फाइनेंशियल अकाउंट स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया जो सबसे पहले रिलीजिंग द नीड टू रिफॉर्म द ASPS लेंडर in accounting profession, appointed in study group on the establishment of accounting principle, commonly known as WHEAT committee। एक कमेटी थी दोस्तों, और जिसका चेयरपर्सन फ्रांसी व्हीट। द ग्रुप determined that APS must be dissolved and new standard setting structure be created। अब व्हीट कमेटी जो है जब ये सब देखता दोस्तों, इन लोगों को लगा कि नहीं ये अच्छे से नहीं देख पा रहा है, इन्होंने बोला कि इसको हटा के एक नए अकाउंटिंग स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाए।
द स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ 3 ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो स्ट्रक्चर बने वो 3 ऑर्गेनाइजेशन को मिला के बनाया जाए, जिसमें था द फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाउंडेशन FAF, इट्स सेलेक्ट मेंबर ऑफ द FASB। ये जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के लिए मेंबर सेलेक्ट करेगा, फंड सेलेक्ट करेगा और उनके एक्टिविटी का ध्यान रखेगा। दूसरा होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एडवाइजरी काउंसिल, उसके बाद आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एडवाइजरी काउंसिल होता है दोस्तों। एंड द मेजर ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन दिस स्ट्रक्चर फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड FASB, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये बनाया जाता है दोस्तों। अब जो FASB है ये जो है कुछ हैज़ 4 मेजर टाइप्स ऑफ पब्लिकेशन, 4 तरह के पब्लिकेशन इसके पास है दोस्तों। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, द मोस्ट अथॉरिटिव GMAP सेटिंग पब्लिकेशन, मोर देन 150 हैव बीन इशू टू डेट। ये टाइम टू टाइम ये लोग अपना कुछ नोट पब्लिश करते रहते हैं दोस्तों। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसेप्ट, इंटरप्रिटेशन एंड टेक्निकल बुलेटिन, ये 4 चीज़ें लोग हमेशा पब्लिश करते रहते हैं दोस्तों। उसके बाद ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये तो ये सब आता रहता है। अब जो US गैप के बाद एक आता है दोस्तों IFRS, ये भी इम्पॉर्टेंट है और इसको भी देखना चाहिए दोस्तों। IFRS होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। एक तो हो गया US गैप दोस्तों, उसके बाद कुछ कंट्री जैसे इंडिया में न तो US गैप यूज़ कर रहे हैं न IFRS यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या होता है इंटरनेशनल लेवल पे है दोस्तों। जिसके पास कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है वो IFRS को यूज़ कर सकता है दोस्तों। IFRS आर फॉर्म एज ए कॉमन ग्लोबल लैंग्वेज फॉर द अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग बिजनेस अफेयर्स सो दैट कंपनी अकाउंट्स आर अंडरस्टेबल कंपरेबल अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है दोस्तों, कि ऐसे लैंग्वेज में इसको बनाओ कि जो इंटरनेशनल लेवल पे इसको अच्छे से पढ़ा जाए, समझा जाए और इसके मीनिंग को जिसको ज़रूरत है वो समझे दोस्तों। अब देखें IFRS हैड द ओरिजिनल नेम ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS। IFRS को IAS कहते हैं दोस्तों। IAS वेयर इशूड बिटवीन 1973 एंड 2000 बाय द बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। इसको किसने बनाया था? IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, अप्रैल 2001 में। द न्यू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड टुक ओवर। अब इसके बाद इनको चेंज किया गया IASB में और ये काम करने लगे। द IASB इज़ द इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। ठीक है, जो IASB है दोस्तों ये इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड, पहले क्या था IASB से पहले क्या था, ये IASC था। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब ये बदल के हो गया IASB। ये इंटरनेशनल बॉडी है जो इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड बोर्ड सेटिंग करती है दोस्तों। द IFRS फाउंडेशन इज एन इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग द पब्लिक इंटरेस्ट। ये पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करते हैं, ये कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है दोस्तों। इसको बहुत सारे कंट्रीज में माना जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या है IFRS का? टू डेवलप अ सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी अंडरस्टेबल इनफोर्सेबल एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है दोस्तों, थ्रू इट्स स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के साथ मिलके ये बनाता है दोस्तों। टू प्रमोट द यूज ऑफ रेगरस एप्लीकेशन ऑफ दोज स्टैंडर्ड। ठीक है, टू टेक अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्ट नीड of emerging economic and small and medium size entities, to promote and facilitate adoption of IFRS। ये भी इनका काम है कि इसको प्रमोट करना कि भाई इसको फॉलो करो। ठीक है दोस्तों, अब आता है इम्प्लीमेंटेशन। जो IFRS है थ्रू मोर देन 100 कंट्री, 100 कंट्री से ज़्यादा इसको अडॉप्ट कर चुके हैं दोस्तों, बट स्टिल नॉट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। इंडिया में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बीच में एक बार हुआ था
जो ICAI है दोस्तों अनाउंस किया था कि इसको 1 अप्रैल 2012 से बिगिन किया जाए, मतलब शुरू किया जाएगा। लेकिन फिर इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि इसको फिर से नहीं शुरू किया जा सका। लेकिन फ्यूचर में इंडिया में IFRS के शुरू होने के चांस हैं दोस्तों। Governance of Indian accounting standard with IFRS is likely to provide opportunity to comprehensive research, financial reporting and cleaning sheet of paper approach financial policies process। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ ये नहीं है, बस ये जाने कि IFRS जो है 100 कंट्री में अभी तक लागू हो चुका है। इंडिया में लागू नहीं हुआ, बीच में 2012 के बाद ICAI ने लागू करने के लिए बोला था, लेकिन फिर भी अभी तक ये लागू नहीं हो पाया। और दूसरा क्या है, US गैप है दोस्तों, ये यूनाइटेड स्टेट के में यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और तो कुछ नहीं दोस्तों, ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, गैप और IFRS में देख सकते हैं। डिफिनीशन में क्या है दोस्तों, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल refers to the standard framework of the guidelines in financial accounting used in any given jurisdiction, generally known as accounting standard or standard accounting practice। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या है, इंटरनेशनल अकाउंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आर डिजाइन एज कॉमन ग्लोबल लैंग्वेज फॉर द बिजनेस अफेयर्स। हाँ, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है दोस्तों और ज़्यादा कॉमन है, और ये केवल US में यूज होता है दोस्तों। पर्पस ऑफ द फ्रेमवर्क, US GAAP framework has no provision that expressly requires management to consider the framework in the absence of standard of। इनका ज़्यादा ये नहीं है दोस्तों, लेकिन अंडर IFRS कंपनी मैनेजमेंट इज एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड टू कंसीडर द फ्रेमवर्क। ठीक है दोस्तों, अब आ गया अंडरलाइन अजम्पशन। द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नॉट वेल डेवलप्ड इन US। ये गोइंग कंसर्न में नहीं डेवलप करता, जबकि IFRS में ये करता है दोस्तों। ये इनके ये हैं दोस्तों। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन के आगे। ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, केवल यही बचा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। द ट्रांसफ़र प्राइसिंग रेफर्स टू प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, particularly with regard to cross border transaction when different division of multi entities companies are in charge of their own profit, they are also responsible for their own return on investment capital. Therefore when division are required to transact with each other, transfer pricing is used to determine the cost. For example, good from the production division may be sold to the marketing division, or goods from the parent company may be sold to foreign subsidiary with the choice of transfer pricing। ठीक है दोस्तों, कि जो हम लोग अपने छोटी छोटी सब्सिडरीज हैं, छोटी छोटी कंपनी या छोटे छोटे डिवीज़न हैं, उसमें जब हम अपने इसको गुड्स को या सर्विसेज को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र प्राइसिंग मिलता है, उनका भी काउंटिंग होता है दोस्तों। तो उसी को हम लोग ट्रांसफ़र प्राइसिंग का नाम देते हैं। आप इसको ये भी देख सकते हैं दोस्तों, जैसे हमारे ब्रांचेज में क्या होता है, ब्रांचेज में होता है आप लोग पैसे को जमा कराते हैं, उसके बाद वो पैसा कहाँ जाता है, हम लोग हेड ऑफिस भेज देते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है हेड ऑफिस से मंगाया जाता है। तो आपकी डिपॉजिट मान लो दोस्तों 1 करोड़ हो गई। अब जो 1 करोड़ हो गई हेड ऑफिस में डिपॉजिट, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, तो वही इंटरेस्ट जो देता है हमारा हेड ऑफिस, उसको हम लोग को देता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग मैकेनिज्म के थ्रू दोस्तों। तो वो भी एक कंसेप्ट है ट्रांसफ़र प्राइसिंग का, इसमें भी ज़्यादा नहीं है। ट्रेडिशनल मेथड है, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइसिंग मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड है दोस्तों, रीसेल प्राइस मेथड है। हाँ, कई तरह के मेथड है, इसको थोड़ा सा आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं है दोस्तों। और इसमें ये टॉपिक ख़त्म हो गया दोस्तों। इस पे हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आएंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें उसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं 1 नंबर या
दो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, एक एक नंबर के भी हो सकते हैं, 0.5 नंबर के भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ देखने के लिए थैंक यू दोस्तों ये वीडियो, और अगले वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए दोस्तों। थैंक यू।